साथियों नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आप सभी जेट का एग्ज़ाम आज दे चुके होंगे और जहां तक मेरा अंदाज़ा है आप सभी अभी जर्नी में होंगे, सफ़र कर रहे होंगे, कोई भी अच्छे से घर नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप सभी के अंदर ये उत्सुकता होती है कि मेरा कितना सही हुआ। तो आज मैं आपको आंसर की बताने वाला हूँ पेपर 1 का, जो कि सीरीज डी का है। जिस बच्चे का मुझे ये क्वेश्चन मिला है वो डी सीरीज का उनको क्वेश्चन मिला था, तो जिनका भी डी सीरीज का है उनको तो डायरेक्ट मिल जाएगा, बाद बाकी को इधर उधर मैचिंग करना होगा। और एक बात, अभी आप जर्नी में है तो मैं एक्सप्लेन डिटेल आज नहीं करूँगा। कल मैं आप सभी आराम से फुर्सत में रहिएगा, कल मैं स्पेशल एक सेशन करूँगा इस पर और पूरा डिटेल्स बना कर दिखाऊँगा, समझा कर दिखाऊँगा। आज बिल्कुल 100% सटीक आंसर आप जानेंगे अभी, और जो ये आंसर बता रहा हूँ यही सही है और यही जेपीएससी से भी मान्य होगा। तो 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर तैयार कर लिया गया है। उस आंसर को सीधे मैं बताने वाला हूँ, फटाफट बताऊंगा, सिर्फ आंसर बताऊंगा, कल इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो ठीक है, ग्रुप जिनका डी था, सीरीज डी था, वो सब तैयार रहें और बाद बाकी वाले को थोड़ा अरेंज करना होगा, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको मैचिंग करना होगा इधर उधर थोड़ा, लेकिन क्वेश्चन तो सबका सेम ही रहता है, भले आपका सीरीज कोई हो। तो चलिए मिलाते हैं एक एक करके। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये था कि श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। तो कौन क्या आएगा राइट आंसर, हमने यहाँ पर सर्कल कर दिया है आपका 436 आपका राइट आंसर यहाँ पे। चलिए 2 नंबर पे, इन ORAL इज कोडेड एज 3196, देन हाउ इज रिटर्न कोडेड। ठीक है, द ORAL, यदि ORAL को 3196 के रूप में कुटित किया जाता है तो रिटर्न को किस रूप में कुटित किया जाएगा। तो देखिए बी नंबर इसका राइट आंसर है, ये बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। यहाँ है क्वेश्चन नंबर 3, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक व्यक्ति 2 गायों को 12,000 रुपये प्रति गाय के हिसाब से बेचता है। एक गाय पर उसे 25% का लाभ होता है और पूरे लेन देन में उसे न लाभ ना ही हानि होती है। दूसरी गाय पर प्रतिशत हानि क्या है ना, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ए नंबर होगा 16.66%। 16.66% राइट आंसर होगा। अगला है आपका यहाँ पर कथन और कारण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, 4 नंबर, यहाँ पर 2 कथन दिए गए थे, 2 कथन दिए गए हैं। पहला, प्रत्येक वैध तर्क एक सुदृढ़ तर्क होता है। एक सुदृढ़ तर्क में वैध संरचना एवं सभी सत्य आधार वाक्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही है ना, और आर ए की सही व्याख्या लेकिन नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी, यहाँ पे ऑप्शन बी देख लीजिएगा, ये वाला है ना, बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ ए। तो बी नंबर यहाँ पर राइट आंसर है। इसको एक्सप्लेन हम लोग कल करेंगे, क्यों आंसर ये हुआ कल एक्सप्लेन। अभी फिलहाल आपके अंदर जो एक कह सकते जिज्ञासा है ना कि कितना सही हुआ, उस जिज्ञासा को चाह रहे हैं कि आप घर पहुँचे इसके पहले आपको संतुष्टि मिल जाए कि मेरा इतना सही हुआ। ब्रह्मांड एक विशाल घड़ी के समान है, एक घड़ी का कोई रचनाकार अवश्य होगा। ठीक है, अतः ब्रह्मांड का भी कोई रचनाकार अवश्य होगा। उपरोक्त तर्क में से कौन सी अनौपचारिक तर्क दोष की गई है। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है कि द यूनिवर्स इज लाइक ए क्लैंट वॉच, ए वॉच must have a designer, therefore the universe must have a designer, which formal fallacy is committed here। क्या कहा जा रहा है, तो ये हो गया मिथ्या सादृश्यता, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, फॉल्स एनालॉजी बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से यहाँ पे है, निम्नलिखित को बढ़ती हुई अभिप्रायता में सजाना है इसको। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटेंशन, है ना, इंक्रीजिंग इंटेंशन में सजाना है। तो कौन सही होगा, पहले यहाँ पे जानवर, जीवित प्राणी, गोल्डन रिट्रीवर, कुत्ता, तो ये इन सबको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो सबसे सही आंसर ए नंबर हो रहा है। ठीक है, BADC। चलिए बाद में समझाएंगे कैसे हुआ, अभी आप सीधे आंसर जानिए, और ये बिल्कुल सही आंसर एक्यूरेसी के साथ तैयार किया गया आंसर है ये। अगला है, बौद्ध दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 प्रमाण मान्य है। बौद्ध धर्म के अनुसार कौन से 2 प्रमाण मान्य है, बौद्ध धर्म के अनुसार पूछा गया। ठीक है,
तो बौद्ध धर्म के अनुसार प्रत्यक्ष और अनुमान, बी नंबर, प्रत्यक्ष अनुमान, ठीक है, प्रत्यक्ष और अनुमान, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। तो बी नंबर जिसका बी है वो सही हुआ होगा, जिसने बी किया उसका आंसर सही हुआ है, और बाद बाकी अदर अगर आप किए हैं तो आपका आंसर गलत होगा। 8 नंबर, मीमांसा के प्रभाकर मत के अनुसार कितने प्रमाण मान्य है? प्रभाकर मत के अनुसार 5 है, प्रभाकर मत के अनुसार 5 है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 से 13 तक के लिए एक यहाँ पर दिया गया था टेबल, इस टेबल के अनुसार आपको क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 का आंसर करना था। तो इस चलिए हम सीधे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक का आंसर आपको बता देते हैं। अगर आपने डाटा आपके पास है ही तो 9 का आंसर हो जाएगा 93.33। इसी प्रकार किस वर्ष ग्रामीण और शहरी विद्यालय उन्नयन के बीच सबसे ज़्यादा अंतर था? तो वो 2021 हो जाएगा, ठीक है, 2021 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2018 से 21 तक ग्रामीण विद्यालय उन्नयन की चक्रवृद्धि वार्षिक दर लगभग किसके सबसे निकट है? ठीक है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है, किसके सबसे निकट है 2018-21 में? तो 25%। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, 13 तक का आंसर आपको उसी से देना था, तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऊपर प्रदर्शित आंकड़ों को किस प्रकार के डाटा के रूप में उपयुक्त रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है? किस प्रकार का डाटा में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो ये होगा आपका क्वांटिटेटिव डिस्क्रीट टाइम सीरीज डाटा, यानी आपका मात्रात्मक और सतत समय श्रृंखला डाटा होगा ये। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। लास्ट ये जो आपका टेबल मिला था उसका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यांत्रिक बाधा शासन गवर्नेंस के दृष्टिकोण से डिजिटल कक्षाओं में तेज वृद्धि या संकेत है? क्या संकेत है? फ्रॉम ए गवर्नेंस रिस्पेक्टिव द शार्प राइज इन डिजिटल क्लासरूम्स इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट्स करता है? ये इंडिकेट्स करता है आईसीटी ड्राइवन एजुकेशनल रिफॉर्म स्ट्रेटजी, ठीक है, यानी आईसीटी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो आधारित शैक्षिक सुधार की एक बड़ी रणनीति के रूप में उभरी है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। तो चलिए इस टेबल से जुड़ा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पर आईसीटी का क्वेश्चन है एक की, यहाँ पर दिया गया है ए से लेकर डी तक इसको भरना था। यहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 है ना, इसी तरह 4 भरना है। तो कौन सा सही जगह पे भराएगा? तो इसका ए बी सी डी ऑप्शन सीरीज सही होगा, है ना, ये सी ए बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ जो भराएगा वो SMTP, फिर आपका POP3, नेक्स्ट IP एड्रेस यहाँ भरा जाएगा, लास्ट में सबसे DNS भराएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही था ये। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से 2 करेक्ट हैं, आपका ए और सी करेक्ट है। ए और सी करेक्ट था, ऑप्शन ए आपका सही होगा, ठीक है। ए सही है और सी सही है, तो ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। जिसने आंसर ये दिए हुए आप लोग, आपका सही होगा। एक विश्वविद्यालय क्लाउड ड्राइव प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करता है। छात्र दूरस्थ रूप से लॉगिन करते हैं और परीक्षा डेटा केंद्रीय रूप से संग्रहित किया जाता है। इस प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जोखिम है? यहाँ सबसे मोस्ट क्रिटिकल रिस्क यहाँ पर क्या है? डेटा का उल्लंघन और अनाधिकृत पहुँच, है ना, डाटा ब्रीच एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो सी नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर हो रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिया है मैचिंग करने, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? मैचिंग करने। यहाँ पे स्वयं है NPTEL नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। तो कौन सा मैचिंग सही है? तो देखिए सब आमने सामने सही है, जितनी भी चीज़ें लिखी इसके सामने वो सब सही है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 ए नंबर पे, तो ए नंबर सबका सही होगा। इसका 17 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। फटाफट तरीके से इसको बता देंगे ताकि आप घर पहुंचने के पहले अपना कम से कम संतुष्टि मिल जाए कि मेरा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। पेपर 1 का समस्या खत्म। इसके बाद पेपर 2 पे लगेंगे और पेपर 2 के ऑलमोस्ट सभी विषयों का आंसर की आपको बहुत जल्द बताने वाले हैं। तो चलिए, एक शैक्षणिक संस्थान बायोमेट्रिक उपस्थिति क्लाउड आधारित LMS और NPTEL ऑनलाइन शुल्क भुगतान प्रणाली को एकीकृत करता है। एकीकरण का समग्र प्रभाव निम्न में से किस प्रकार बेहतर वर्णित किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका जो बायोमेट्रिक एड्रेस बन रहा है वह क्या करता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारता है, यानी प्रशासनिक
पारदर्शिता और डाटा सुरक्षा में वृद्धि करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंसांग के विवरणों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय प्रत्येक परीक्षा नालंदा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता था? ठीक है, मगध साम्राज्य के राजा द्वारा, मुख्य आचार्य कुलपति द्वारा, द्वार पंडितों द्वारा या विश्वविद्यालय के वरिष्ठ छात्रों द्वारा? ये होता था आपका द्वार पंडितों के द्वारा। ठीक है, द्वार पंडित, द्वार में जो पंडित रहते थे उनके द्वारा। ऑप्शन सी ये हैंसांग, अकॉर्डिंग टू हैंसांग कहते हैं, हैंसांग के वर्णन में ये मिलता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अपरंपरागत शिक्षा परंपरागत शिक्षा से अलग करती है? क्या अलग करती है? कि इट इज ऑफ एन लर्नर सेंटर एंड यूटिलाइजेज डाइवर्स डिलीवरी मीडिया, यानी यह प्राय शिक्षा जो है यह प्राय शिक्षार्थी केंद्रित होती है, यह प्राय शिक्षार्थी केंद्रित होती है। और यहाँ पर जो होता है ना उसका माध्यम जो होता शिक्षा का, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आप कट गया है, इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। इट इज ऑफ एन लर्नर सेंटर, ठीक है, एंड यूटिलाइजेज डाइवर्स डिलीवरी मीडिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस है, मतलब ये समझिए कि सी नंबर आप इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन सी आपका सही होगा। ये थोड़ा मुझे भेजा है कि स्टूडेंट ने, तो एक्चुअली उनको कुछ कैमरा में अच्छे से नहीं ले पाया होगा हड़बड़ी में, तो थोड़ा कट गया है, कोई बात नहीं, आपको आंसर मिल रहा है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन के रूप में, दूसरा रीजन के रूप में है। ठीक है, ये अभिकथन है AICTE एक वैधानिक निकाय है, और आर में क्या कर AICTE की स्थापना 1987 में संसद के एक अधिनियम द्वारा तकनीकी शिक्षा में के नियोजित विकास को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। यानी ए और आर यहाँ दोनों सही और आर की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। जिसने भी ए किया है उसको नंबर मिलेगा। अगला है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? तो 51AG। ठीक है, तो सी नंबर आपका सही आंसर होगा। अगला है, ये हमने प्रैक्टिस सेट में भी क्वेश्चन दिया था, याद कीजिए, लास्ट जो मेरा प्रैक्टिस सेट था इसी से था, NEP से ये प्रश्न डायरेक्ट लड़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार प्रस्तावित भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE के स्थान पर स्थापित किया जाना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI के 4 स्वतंत्र प्रभागों में शामिल नहीं है? हमने कहा था 4 है, NHERC भी है, NSC भी है और HEGC भी है, लेकिन ये आपका नहीं है, NCVET नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये लास्ट प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन लाया है, जो प्रैक्टिस सेट था उसी का। तो देखिए 24 और 25 एक टेबल दिया गया था, इस टेबल के अनुसार आपको आंसर करना है। तो 24 और 25 आप देख लीजिएगा, मैं सीधे आंसर बता दूंगा। ठीक है, और टेबल का भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए 24 का आंसर यहाँ पर, 24 नंबर का जो आंसर है, प्रश्न है 2020 से 22 के बीच कुल नामांकन वृद्धि श्रेणियों को मिलाकर लगभग कितनी है? तो 29% है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति श्रेणी के नामांकन की प्रवृत्ति उसी प्रकार रेखीय रूप से जारी रहती है। तो 2023 में अनुमानित नामांकन किसके सबसे निकट होगा? इसका आंसर 300 होगा। ठीक है, 25 का आंसर 300 होगा। अगला इसी टेबल से जुड़ा हुआ है, चर कैटेगरी। ठीक है, वेरिएबल कैटेगरी रिप्रेजेंट्स, डाटा दर्शाती है, क्या दर्शाती है? ये नाम मात्र गुणात्मक चर है ना, नॉमिनल क्वालिटेटिव वेरिएबल दर्शाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट 27 देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों में बढ़ते नामांकन में सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है? सबसे अधिक किस बात का संकेत मिलता है? सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल जस्टिस पॉलिसी, यानी सामाजिक न्याय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 तक हम लोग आ चुके हैं। चलिए फटाफट तरीके सॉल्व करते हैं। अब 28 का आंसर जान लीजिए। 28 का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 28 का क्वेश्चन है,
यहाँ पर फिर से कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। MOOCs जैसी ऑनलाइन शिक्षण विधियाँ स्वायत्त और स्वगति अधिगम को प्रोत्साहित करता है। तो कारण है ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म पर एक निश्चित समय सारणी और अनिवार्य शारीरिक उपस्थिति प्रदान करते हैं। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विशेषता किशोर विद्यार्थियों में पहचान बनाम भूमिका भ्रम संकट के रूप में जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन सी होगा, सामाजिक अन्वेषण की तुलना में व्यावसायिक स्थिरता को प्राथमिकता देना। ठीक है, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे। 30 क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए हम लोग। 30 का आंसर देख लीजिए। यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पे दिया। फिर कथन और कारण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कहा गया किशोर विद्यार्थियों में कक्षा के भीतर भावनात्मक अस्थिरता अधिक दिखाई देने की संभावना होती है। यहाँ पे जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो कार्यकारी कार्य और आवेग नियंत्रण के लिए जिम्मेदार है, किशोरावस्था के दौरान अभी भी विकसित हो रहा है। ए और आर यहाँ पर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। 31 किसी शिक्षार्थी में स्वप्रभावकारिता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे सबसे अधिक प्रभावित होती है? सबसे ज़्यादा वो किससे प्रभावित होता है? तो ये होता है पूर्व सफलता का अनुभव और शिक्षक द्वारा मौखिक प्रोत्साहन जो देता है उससे। तो ऑप्शन बी। एक आगे मैथमेटिकल रीजनिंग था, एक यहाँ पर कक्षा से जुड़ा हुआ था। एक कक्षा में लड़कों के अंकों का औसत 52 है, लड़कियों के अंकों का औसत 42 है, पूरे कक्षा के अंकों का औसत 48 है। तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है? तो 60% आंसर होगा, 60%। अगला है विरोध का स्वर है ना, इन द स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में उपविकल्प के संबंध में किसके बीच होता है? ठीक है, किसके ए और आई क्या है, हम लोग कल के डिजिटल क्लास में बात करेंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, समूह संचार की स्थिति में समूह विचार से क्या अभिप्राय है? समूह संचार की स्थिति में समूह विचार से क्या अभिप्राय है? इन ए ग्रुप कम्युनिकेशन सेटिंग द टर्म ग्रुप थिंक रेफर टू क्या होगा? यह एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है। ऑप्शन बी सही होगा। ये जो सीरीज दिया गया था इसका अगला क्या होगा, है ना, 88 के बाद क्या होगा? तो यहाँ पर 445 होगा, 445 इसका सही आंसर है। कैसे हुआ कल बनाकर देखेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ जान लीजिए आंसर। जो आपको उत्सुकता है उस उत्सुकता को आप यहाँ पर मिटा सकते हैं और अपने आप को एक प्रकार के सेटिस्फैक्शन के पोजीशन ले आ सकते हैं। कल आराम से इसको हम लोग समझेंगे। शाब्दिक प्रमाण में सन्निधि की शर्त का आशय है। सन्निधि की शर्त का क्या आशय है? इसका मतलब क्या है? तो बी और इसका सही आंसर होगा शब्द बिना लंबे अंतराल के समय और स्थान की निकटता से बोले गए हैं, उसी को कहते हैं सन्निधि। ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर फिर से कथन और कारण से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। देख लीजिएगा, उच्च शिक्षा के संदर्भ में जो क्वेश्चन था, है ना, उच्च शिक्षा के संदर्भ में इसका आंसर डी हो जाएगा। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। 38 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 38 को देखिए, यहाँ क्या दिया 38 में क्वेश्चन, अनुदेशात्मक सुविधाएं जिसमें अनुकूलनशील अधिगम तकनीकें शामिल है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो यह किस प्रकार प्रभावित करती है? तो डी इसका आपका बी नंबर आंसर होगा। प्रत्येक शिक्षार्थी के प्रदर्शन के आधार पर अध्ययन सामग्री कठिनाई को गतिशील रूप से समायोजित करके प्रभावित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। देख लीजिए 39। चलिए ये कहाँ चला गया, फिर से इसको देख लेते हैं, 1 मिनट। हाँ कहाँ पे थे हम लोग? हाँ 39। तो चलिए 39 पे आते हैं। एक शोधकर्ता स्नोबॉल सैंपलिंग तकनीक का उपयोग करता है। यह तकनीक किस प्रकार के शोध में उपयोग की जाती है? तो स्नोबॉल सैंपलिंग तकनीक का उपयोग कहाँ होता है? गुणात्मक शोध में, क्वालिटेटिव जो रिसर्च होता है वहाँ पे इसका प्रयोग होता है। तो बी नंबर सही आंसर है। अगला है परिकल्पना परीक्षण निम्न में से कौन सी टाइप 2 त्रुटि है? कौन सी टाइप 2 त्रुटि है पूछा गया। ठीक है, तो एक्सेप्टिंग ए फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी असत्य शून्य परिकल्पना को स्वीकार करना, यही है टाइप 2 त्रुटि, इसी को कहते हैं। तो ऑप्शन बी
ऑप्शन बी यहाँ से हो गया। 41 पे आ गए। 41 है, शोधकर्ता नई शिक्षण विधि के प्रभाव पर अध्ययन करते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं कि नई विधि पुरानी विधि से काफ़ी बेहतर है ना। पी जो है ना वो आपका 0.025 के मैक्सिमम तक जाएगा। हालांकि वास्तव में दोनों विधियों में कोई अंतर नहीं है। ऐसी से निम्न में से क्या हुआ है, यानी क्या हुआ है इसका मतलब है टाइप 2 त्रुटि। इसको बोलते हैं टाइप 1 त्रुटि हो जाएगी। टाइप 1 त्रुटि, अल्फा त्रुटि इसको बोलते हैं। टाइप 1 त्रुटि, अल्फा त्रुटि क्या है ये, हाइपोथेसिस से जुड़ा हुआ टर्म, तो कल के क्लासेस में हम लोग समझेंगे। तो अभी सिर्फ आंसर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी जर्नी में है, उतना डिटेल समझने का आपको भी मन नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों से पढ़ रहे थे। अब आप चाहते हैं कि मेरा आंसर कितना है। मैं स्टूडेंट्स की मनोदशा को समझता हूँ। अगला, निम्न में से कौन सा वैंकूवर शैली के संदर्भन का सही वर्णन करता है, तो वो आपका संख्यात्मक प्रणाली हो जाएगा, है ना, न्यूमेरिकल सिस्टम, ऑप्शन सी। अगला है एपीए जो स्टाइल होता है, रेफरेंस जो लिखते हैं उसमें किस प्रकार रहता है, उसका फॉर्मेट क्या है, पहले ऑथर, फिर टाइटल, फिर ईयर और फिर जर्नल का नाम, लेखक। उसमें सबसे पहले आपका बी होगा इसका, हाँ बी, लेखक रहेगा, इसके बाद वर्ष रहेगा, फिर शीर्षक, फिर जर्नल, यानी ऑथर, ईयर, टाइटल एंड जर्नल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। एपीए स्टाइल का वो एग्जाम्पल है। 44, यहाँ 44 फिर कथन 1 और कथन 2 से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इसमें क्या आंसर हो जाएगा, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है, यानी ये सही है लेकिन ये गलत है। तो कथन 1 सही लेकिन कथन 2 गलत है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 44 का सी देख लीजिएगा। 45, जब एक पर्यवेक्षक फोन पर व्यस्त होने के कारण किसी कर्मचारी द्वारा मशीन की खराबी के बारे में दी गई व्याख्या को अनदेखा कर देता था, वह किसका उदाहरण है, वह मनोवैज्ञानिक बाधा यानी साइकोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी, कम्युनिकेशन में पढ़ा रहे थे जब बैरियर्स है ना, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें इसको हम लोग पढ़े थे। अगला है 46 पे आ गए हैं। यहाँ भी कथन और कारण है। संचार अर्थ के समझौते विनिमय की प्रक्रिया है। कारण का था अर्थ शब्दों में नहीं बल्कि उन लोगों में होता है जो उन शब्दों का उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। चलिए 47 पे आ चुके हम लोग, बहुत जल्द अंत होने वाला है। काइनेसिक्स, प्रॉक्सिमिक्स और हैप्टिक्स निम्नलिखित में से किसके उप प्रकार हैं, किसके उप प्रकार हैं, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अमौखिक संचार के ये उप प्रकार हैं। अगला है पारा लैंग्वेज में निम्नलिखित में से कौन से तत्व शामिल होते हैं। पारा लैंग्वेज में कौन सा तत्व शामिल होता है, इसमें शामिल होता है बोलते समय स्वर, पिच, लहजा, ध्वनि की तीव्रता, है ना, ये सब देखा जाता है पैरा लैंग्वेज में। लैंग्वेज से परे किन चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उसमें इन चीज़ों को देखा जाता है। अब यहाँ डायरेक्शन से जुड़ा एक प्रश्न था कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, फिर 45 डिग्री क्लॉकवाइज 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज 10 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। इसका राइट आंसर होगा पूरब, ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है तर्क से जुड़ा हुआ है कि शहर की नई साइकिल लेन पहले असफल रही क्योंकि इन लेनों के बनने के बाद से कार दुर्घटनाओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई। यदि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो तो वह इस तर्क को सबसे अधिक कमजोर करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर यहाँ पे राइट आंसर बी होगा। इस अवधि में शहर में कुल यातायात की मात्रा 25% बढ़ गई, तो ये आपका यहाँ पर बी नंबर सही है। तो ये सीरीज डी फिर से बता दूँ, ये जो हमने आंसर बताया आपका पेपर 1 का आंसर बताया, सभी 50 प्रश्नों का हमने सिर्फ अभी आंसर बताया। डिटेल कल हम लोग बढ़िया से देखेंगे। डिटेल सीरीज डी है, ये सीरीज डी है। जिनका डी है उनको डायरेक्ट मिलेगा, और जिनका डी नहीं है उनको क्वेश्चन तो यही सेम था, बस है कि आगे पीछे करके उसको मिलाना होगा। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी का एग्जाम अच्छा गया होगा, और मिलाकर आप सभी स्कोर बताएं आपका स्कोर कितना रहा। और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यहाँ से मिला लीजिए, जेपीएससी का भी आंसर यही रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में जहां हम लोग पेपर 1 को एक्सप्लेन करेंगे और कुछ पेपर 2 के विषयों का भी आंसर हम लोग जानेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।